जय हिंद साथियों। आप सभी साथियों का एक बार फिर से अपने चैनल बीके स्टडी गाइड पर स्वागत है। जैसा कि साथियों अभी तक हमने फार्माकोकाइनेटिक के ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसमें हमने बताया था कि किस प्रकार से हमारी बॉडी में कोई मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब होती है। तो आज जो टॉपिक हमारा है साथियों वो है फार्माकोकाइनेटिक का पार्ट 3, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो हम लोग देख लेते हैं साथियों, अभी तक फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते पढ़ते तो आप लोगों को ऐसे याद हो गया होगा डिफिनीसन, लेकिन आज एक बार फिर से हम लोग रिवाइज करते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक आखिर होता क्या है। तो देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक, व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग। यानी फार्माकोकाइनेटिक वह ब्रांच है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि हमारी बॉडी दवा के साथ क्या करती है, या ORR या दूसरा डिफिनीशन देखते हैं। फार्माकोकाइनेटिक इज द क्वांटिटेटिव स्टडी ऑफ ड्रग मूवमेंट इन थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। या फिर हम फार्माकोकाइनेटिक को कह सकते हैं कि वह ब्रांच है साइंस की जो कि इन्वॉल्व करती है कि कैसे कोई दवा हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, हमारे बॉडी के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई, और फिर हमारे बॉडी से कैसे वो मेडिसिन बाहर निकली। तो इन सब का जब हम लोग स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक। अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। ऑन टेकिंग मेडिसिन आवर बॉडी परफॉर्म फॉलोइंग 4 टाइप ऑफ फंक्शन। जब साथियों हम लोग मेडिसिन लेते हैं तो हमारी बॉडी 4 तरह का फंक्शन हमारे मेडिसिन के पर परफॉर्म करती है। पहला क्या है? पहला जो होता है एब्जॉर्प्शन, यानी मेडिसिन लेने के बाद आप मान लीजिए कि ओरल कोई मेडिसिन लिए, जैसे कोई टेबलेट हुआ, डाइक्लो का हुआ या पैरासीटामॉल का हुआ। क्या हुआ कि आप उसे लिए, ओरली लिए, तो वो फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ओसोफेगस में जाएगा, ओसोफेगस से फिर स्टमक में आएगा, स्टमक में डिसइंटीग्रेट और डिजोल्यूशन होगा उस मेडिसिन का। उसके बाद वो हमारे इंटेस्टाइन में आएगा, फिर इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा कि वो एब्जॉर्ब होगा। तो पहला स्टेप जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक का है वो है ए मतलब एब्जॉर्प्शन। फिर दूसरा हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन। साथियों आप लोगों को पता है कि अगर कोई मेडिसिन केवल व केवल ब्लड सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो करके रह जाए और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमारे बॉडी के विभिन्न पार्टों में ना हो, तो क्या वो मेडिसिन अपना एक्शन शो कर पाएगी? नहीं। तो उसके लिए अनिवार्य होता है कि वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो हमारा दूसरा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी दूसरा जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। अब तीसरा क्या है? मेटाबॉलिज्म। साथियों मान लो कि आप कोई मेडिसिन प्रोडर्ग ले रहे हैं। प्रोडर्ग का मतलब हुआ कि वह दवा जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है। जैसे आप लोग लीवोडोपा लेते हैं जो कि डोपामीन का क्या है? प्रोडर्ग है, यानी डोपामीन का इनएक्टिव फॉर्म है। आप उसको लेते हैं, अगर वो हमारे बॉडी में जा करके एब्जॉर्ब हो जाए और डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाए, लेकिन मेटाबॉलिज्म ना हो यानी बायो ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, तो वो इनएक्टिव ही रहेगा। तो क्या वो अपना एक्शन शो कर पाएगा? नहीं। तो इसके लिए अनिवार्य है कि वो मेटाबोलाइज हो और इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो उसके लिए हमारे बॉडी में लीवर में जो है एक प्रक्रिया चलती है जिसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं, जिसमें कि कोई मेडिसिन इनएक्टिव से एक्टिव भी हो सकती है और कोई मेडिसिन एक्टिव से इनएक्टिव भी होती है। तो तीसरा हमारा जो स्टेप है वो है मेटाबॉलिज्म। तो अभी तक हम लोगों ने 3 देखा, ADM। अब हमारा चौथा टॉपिक जो है वो एक्सक्रीशन, यानी एक्सक्रीशन क्या है साथियों? अगर आपने मेडिसिन लिया और वो मेडिसिन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई और मेटाबॉलिज्म उसका हुआ, लेकिन वो क्या है कि एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है आपके बॉडी से, आपके बॉडी में एक्युमुलेट हो रही है। तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में उस दवा का हमेशा के लिए फंक्शन बना रहेगा। जैसे मान लो किसी को बीपी हुआ, ब्लड प्रेशर है, उन्होंने क्या लिया? ब्लड प्रेशर को रिड्यूज करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन ली। अब मेडिसिन लेने के बाद वो लिए तो क्या हुआ कि मेडिसिन गई, एब्जॉर्ब हुई, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई और मेटाबॉलिज्म हुआ, और क्या हुआ? अपना फंक्शन शो करके वो क्या की? बीपी को लो कर दी।
अब क्या हुआ, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो रही है, तो क्या करेगी, हमेशा ही आपके बीपी को लो बनाए रखेगी, तो उससे हमें दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हमारा चौथा टॉपिक जो होता है फार्माकोकाइनेटिक का, वो एक्सक्रीशन हुआ। तो अब हम लोग पहला टॉपिक हमारा जो है एब्जॉर्प्शन, ए देखते हैं। आज जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ ड्रग है उसका पहला टॉपिक जो है ए हम देखेंगे, फिर आने वाले वीडियो में डी एम ई भी देख लेंगे। तो पहला है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग क्या होता है साथियों? एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द सर्कुलेशन। अब साथियों यहाँ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो साइट होती है जहाँ पे कोई मेडिसिन अप्लाई की जाती है। अप्लाई माने दी जाती है या अप्लाई की जाती है, वो क्या होता है? साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि अगर हम कोई मेडिसिन ओरली दे रहे हैं तो उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ ओरल हुआ। आप कोई मेडिसिन टॉपिकल दे रहे हैं तो उसका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो हुआ टॉपिकल हुआ। इस तरह से वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। तो एब्जॉर्प्शन क्या है? किसी मेडिसिन का हमारे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो क्या है? नॉट ओनली द फ्रैक्शन ऑफ द एडमिनिस्टर्ड डोज दैट गेट्स एब्जॉर्ब बट आल्सो द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज इम्पॉर्टेंट। साथियों इसमें क्या है कि आजकल हमारे बॉडी में केवल ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कोई मेडिसिन कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब हुई, बल्कि इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होता है वो कितने लेट में या कितने जल्दी एब्जॉर्ब हुई हमारी बॉडी में। अगर कोई मेडिसिन बहुत ही कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब हो रही है तो मतलब वो हाईली पोटेंट मेडिसिन है, और जो हाईली पोटेंट मेडिसिन होगी वो जल्दी से एक्शन शो करेगी तेज़ी से, और जल्दी से ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। यानी उसका जो एक्शन होगा तीव्र होगा और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होगा, यानी कम टाइम के लिए होगा। तो हम लोग देखते हैं और क्या है हमारे सिलेबस में। हमारे सिलेबस में एब्जॉर्प्शन प्रोफाइल ऑफ ड्रग में केवल डिफिनीशन है, उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग देखते हैं क्या है फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। फैक्टर अफेक्टिंग वो कारक जो कि हमारे अवशोषण को अफेक्ट करते हैं, अवशोषण को अफेक्ट करते हैं। तो क्या है? पहला एक्वस सॉल्युबिलिटी है साथियों। एक्वस सॉल्युबिलिटी का मतलब हुआ कि वाटर में विलेयता। जैसे कोई आप मान लो कोई बंदा है, उसको क्या किया गया, अगर ओरल रूट से कोई टेबलेट दिया जाए तो टेबलेट जो है पहले फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स से ओसोफेगस, और ओसोफेगस से जब हमारे स्टमक में पहुंचेगा तो वहाँ की एसिडिक इन्वायरमेंट में हमारा टेबलेट जो है वो ब्रेक डाउन होगा छोटे छोटे पार्टिकल में, जिसे हम लोग कहते हैं डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। उसे कहते हैं डिसइंटीग्रेशन प्रोसेस। डिसइंटीग्रेशन के बाद ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस जो है गैस्ट्रिक जूस में क्या होंगे? डिजॉल्व आउट होंगे। यानी डिजॉल्व आउट होंगे मतलब उनका डिजोल्यूशन होगा। फिर ये डिजोल्यूशन के बाद क्या होंगे? ये हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, जहाँ की स्मॉल इंटेस्टाइन में, और यहाँ पर इनका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो इस प्रकार से जो है टेबलेट में कितने स्टेप हो गए? 4 स्टेप करने के बाद ये एब्जॉर्ब होता है। अगर इसी जगह पर किसी को लिक्विड दिया जाए तो वो क्या होगा? ये स्टेप क्रॉस कर जाएगा, डिसइंटीग्रेशन क्रॉस करेगा, डायरेक्ट डिजॉल्व होगा और फिर एब्जॉर्ब होगा। डिजॉल्व भी क्रॉस कर जाएगा क्योंकि डिजॉल्व क्या होना, वो लिक्विड फॉर्म में खुद है, तो वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब होता है। तो इससे क्या होता है साथियों कि जो लिक्विड का एब्जॉर्प्शन होता है वो तीव्र होता है एज कम्पेयर टू सॉलिड के। या फिर कह सकते हैं कि ऐसे मेडिसिन जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन तेज़ी से होता है हमारे ओरल रूट से एज कम्पेयर टू लिपिड सॉल्युबल मेडिसिन के। तो हम लोग देखते हैं क्या लिखा गया है, पुअर वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, जो कि हमारे पुअर वाटर सॉल्युबल यानी जो दवाएं हमारे वाटर में बहुत कम डिजॉल्व होती हैं, उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। उनका एब्जॉर्प्शन जो होता है कम होता है। जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या है? एस्पिरिन और ग्रेसियोफुल्विन। ये एस्पिरिन और ग्रेसियोफुल्विन क्या होते हैं? ये हमारी ऐसी मेडिसिन है जो कि वाटर में कम सॉल्युबल होती हैं, और वाटर में कम सॉल्युबल होने के कारण इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लेट होता है।
इसलिए ये क्या होती हैं, लेट एब्जॉर्ब होती हैं और लेट इनका फंक्शन जो है लेट होता है। फिर हम देखते हैं सीक्वेंस क्या है ओरल एब्जॉर्प्शन का, सीक्वेंस क्या है ओरल एब्जॉर्प्शन का देख लेते हैं। हाँ, तो साथियों हम लोग देख लेते हैं सीक्वेंस ऑफ ओरल एब्जॉर्प्शन क्या होता है। सबसे पहले लिक्विड हमारा एब्जॉर्ब होता है, उसके बाद फिर हमारा सॉलिड एब्जॉर्ब होता है, फिर अगर ऑयली सोल्यूशन है तो वो एब्जॉर्ब होता है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरा फैक्टर क्या है। साथियों जैसा कि देख रहे होंगे आप लोगों को दिख रहा होगा कि जो दूसरा फैक्टर हमारा है वो कंसंट्रेशन। पैसिव डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जो पैसिव डिफ्यूजन होता है हमारा वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ड्रग गिवन एज कंसंट्रेटेड सोल्यूशन इज एब्जॉर्ब फास्टर देन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं साथियों कि क्या होता है, जब हम लोग एक इत्र की शीशी जो है कमरे के एक कोने में खोलते हैं तो वहाँ पे कंसंट्रेशन जो होता है इत्र का शीशी में वो बहुत अधिक होता है, और हमारे बाहर के इन्वायरमेंट में क्या होता है बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है कमरे के। तो क्या होता है वहाँ से जो इत्र होती है वो बहुत तेज़ी से हमारे बॉटल से निकलती है और पूरे कमरे में बहुत तेज़ी से फैलती है। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे मेडिसिन का कंसंट्रेशन हमारे इंटेस्टाइनल ल्यूमन में ज़्यादा होता है या साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा होता है तो वो तेज़ी से एब्जॉर्ब होती है, और अगर कंसंट्रेशन कम है यानी डाइल्यूट फॉर्म में होगा तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो होता है। इसलिए साथियों जब डॉक्टर हमें कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो ये कहता है कि ऐसा है इस मेडिसिन को आप खाना खाने के 15 मिनट बाद या 15 मिनट आधा घंटे बाद लीजिएगा, क्योंकि जो साथियों फूड होता है वो हमारे मेडिसिन को डाइल्यूट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्या कंडीशन या फैक्टर क्या है, पीएच। पीएच आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो ये साथियों हमने पीएच का डिस्कशन इससे पहले वाली वीडियो में फार्माकोकाइनेटिक के पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया है, जिसमें हमने पैसिव डिफ्यूजन बताया हुआ था। थ्रू पैसिव डिफ्यूजन बिकॉज क्यों, क्योंकि एसिडिक ड्रग जो होती हैं डिसोसिएट इनटू आयन इन बेसिक इन्वायरमेंट। क्योंकि ऐसा साथियों जो एसिडिक मेडिसिन होती हैं जैसे एस्प्रिन हुआ, या बेसिक इन्वायरमेंट में क्या होता है डिसोसिएट हो जाता है आयन्स में, और साथियों आयन का जो है पैसिव डिफ्यूजन हमारे बॉडी में नहीं होता है। फिर साथियों दूसरा है बेसिक ड्रग। बेसिक ड्रग जान ही रहे हैं, बेसिक ड्रग भी एसिडिक पीएच में क्या होती है ब्रेक डाउन हो जाती है आयन में। फिर हम लोग देखते हैं चौथा क्या है हमारा, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। क्या है, एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। जहाँ से हमारी मेडिसिन एब्जॉर्ब हो रही है वो कितने एरिया से एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी सरफेस एरिया उस एरिया की, ये डिपेंड करता है कि कितनी तेज़ी से हमारी कोई मेडिसिन एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि आप लोग को पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, बिलाई होता है, फिर उसके ऊपर माइक्रो बिलाई होता है, जिससे कि ये क्या करते हैं इंटेस्टाइनल सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं और वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है तेज़ी से होता है। तो लार्जर इज द सरफेस एरिया फास्टर इज द एब्जॉर्प्शन। जितने ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज़्यादा तेज़ी से हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। पांचवा पॉइंट है वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। इसका मतलब क्या हुआ वेस्कुलरिटी ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, यानी दोस्तों कि जहाँ पे हमारा मेडिसिन एब्जॉर्ब हो रहा है अगर उसमें ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, जो हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा वो मेंटेन रहेगा। इसको हम समझते हैं कि जो कहते हैं लोग कि ऐसा है कि जब हवा चलती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। क्यों, क्योंकि कपड़े के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट होता है ह्यूमिड इन्वायरमेंट बन जाता है पानी के कारण, क्योंकि कपड़े से जब वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या डिफ्यूजन होता है हमारे इन्वायरमेंट में तो वहाँ पे ह्यूमिड इन्वायरमेंट बन जाता है, और जब एयर फ्लो होता है तो वहाँ के ह्यूमिड एयर को क्या करता है पुश आउट कर देता है आगे, और वहाँ पे क्या आ जाती है ड्राई एयर आ जाती है। और ड्राई एयर तो इससे क्या होता है कंसंट्रेशन मेंटेन होता है, और ड्राई एयर आने के कारण हमारे कपड़े से जो है वाटर का डिफ्यूजन तेज़ी से होता है और फिर उसे हटा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस आर्गन में हमारा या जिस सेल में हमारा ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है अगर उसमें जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वो आसानी से क्या करेगा, जो एब्जॉर्ब्ड ड्रग होंगी, जो एब्जॉर्ब्ड दवाएं होंगी उनको वहाँ से तुरंत हटाएगा, जिससे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारे आउटसाइड और इनसाइड में मेंटेन रहेगा, और इससे क्या होगा हमारी मेडिसिन तेज़ी से एब्जॉर्ब होगी। तो देख लेते हैं ब्लड सर्कुलेशन रिमूव्स द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन।
and maintains the concentration gradient across the absorbing surface. इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, जितने ज़्यादा हमारा ब्लड फ्लो होगा हमारे आर्गन में उतने तेज़ी से या सेल में उतने तेज़ी से क्या होगा, ड्रग एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज द ड्रग एब्जॉर्प्शन, तो उतने तेज़ी से हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। अब लास्ट जो फैक्टर है वो देखते हैं, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। साथियों ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये निर्धारित करता है कोई मेडिसिन हमारी कितनी तेज़ी से किस रूट से एब्जॉर्ब होती है। ये हमें क्या करता है, पेशेंट केयर में बहुत मदद करता है। जैसे अगर किसी को ट्रामा हुआ तो हम उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते कोई मेडिसिन, क्योंकि ओरल रूट से एब्जॉर्प्शन होने में बहुत टाइम लगता है, एब्जॉर्ब होगा फिर मेटाबॉलिज्म होगा, ये सब मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो इमरजेंसी केस में हम लोग आईवी दे देते हैं या आईएम दे देते हैं। तो साथियों ये जो है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें कि पहला पैरेंटरल होता है, सबसे तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है पैरेंटरल रूट से, फिर ओरल से, फिर रेक्टल से और फिर टॉपिकल से। तो मिलते हैं साथियों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन में। और साथियों आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद साथियों।